आपके पास डिग्री क्या है, आपके पास नॉलेज क्या है। इतने रिस्क इतना जोखिम क्यों लिया कि मुझे अमेरिका में ही बसना है? जब आपको कानूनी जानकारी हो और देश की नियम कानून कायदे आपको पता हो तो आपको बड़ी आसानी हो जाती है। जिस तरह के शहर से हम लोग आते हैं, जो लोग कभी बाहर झांसी इलाहाबाद अकेले नहीं गए वो लोग अमेरिका के बारे में बातें सलाह मेरे घर पे आके देते थे कि अब तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और इसी प्रकार से एक और बात कही जाती है मुकद्दर को लेकर कि तेरी तस्वीर को निहारता रहता हूँ, ऐ मुकद्दर मैं तुझसे हारता रहता हूँ, ऐ मुकद्दर मैं तुझसे हारता रहता हूँ। नमस्कार, आज हम आए हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय मौन साधना केंद्र के देव स्थान नगर महोबा ब्योगी कुटीर में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने महोबा जैसे छोटे से जिले से निकलकर अमेरिका में न सिर्फ नाम कमाया है बल्कि लगातार ऊंचाइयों को प्राप्त करते जा रहे हैं। आज हमारे साथ उपस्थित हुए हैं खास बातचीत के लिए श्री सृजन ब्योगी जी। और सृजन ब्योगी जी की जर्नी जितनी बताई जाए उतना कम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में एक क्यूरियोसिटी रहती है कि आखिर हम अमेरिका जाएंगे तो क्या होगा, किस तरह से वहाँ सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन एक छोटे से जिले से जब कोई निकल कर किसी एक बड़े देश में नाम कमाता है तो ये पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए बड़े गौरव की बात होती है। और हमारे लिए तो ये विशेष बात इसलिए भी है क्योंकि ये हमारे बड़े भैया हैं और इन्होंने 15 वर्ष अमेरिका में बिताए हुए हैं। लेकिन ये वर्ष इतने सहज नहीं थे। चलिए एक एक करके आज हम बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं इनसे। ना हमारे पास क्वेश्चनों की संख्या है और ना इनके पास अभी आंसरों की कोई श्रृंखला है, लेकिन बातचीत करते जाएंगे और आपको यकीन दिलाते हैं एक लंबा समय अभी यहाँ पर हम बिताने वाले हैं और आपके बहुत सारे जो सवाल रहते होंगे उन सभी के डाउट आपको यहाँ क्लियर होंगे। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना संक्षिप्त परिचय दें हमारे दर्शकों को। मेरा नाम सृजन ब्योगी है और मैं इस अंतर्राष्ट्रीय मौन साधना केंद्र ब्योगी कुटीर में रहता हूँ। ब्योगी जी मेरे पिताजी थे और मैंने यहाँ से महोबा से ही सारी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और इसके बाद मैंने पंजाब जाकर जलंधर लवली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री ली और उसके बाद मैं यूएस शिफ्ट हो गया। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा महोबा से शुरुआत की, उसके बाद आपने जालंधर में लवली सिंह यूनिवर्सिटी में जाकर अपना एमए किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है। उसके बाद आपने अमेरिका के लिए सीधे रुख किया। लेकिन हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि एक कहा जाता है कि अगर आपको किसी विकसित देश में, एक दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश में अगर शरण लेनी है तो आपको उस काबिल होना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, क्या प्रारंभिक शिक्षा आपकी इस तरह की थी, इतनी मजबूत कि आपको लग रहा हो कि नहीं मैं अमेरिका ही जाने वाला हूँ, ऐसे कुछ ख्याल थे उस समय? देखिए, शिक्षा का महत्व ये नहीं होता कि आपके पास डिग्री क्या है, आपके पास नॉलेज क्या है। कई लोग 90%, 92%, 95% नंबर लेकर भी एक सीमित दायरे में रह जाते हैं और कुछ लोग क्या होता है कि 50%, 55% लेकर भी बड़ी तरक्कियों को छू लेते हैं और मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं। तो आपके पास डिग्रियों से ज़्यादा आपके पास ये होना चाहिए कि आपको नॉलेज कितनी है और प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है। मतलब हमारे यहाँ की जो किताबी शिक्षा पद्धति है, आप उसको ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग किताबी शिक्षा पर बंध कर रह जाते हैं, वो उचित बात नहीं है। अगर किताबी शिक्षा आपके जीवन में आगे बढ़ने का प्रेरणा स्रोत नहीं बन पा रही है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपने शिक्षा ग्रहण ही नहीं की है। और नॉलेज तब तक कारगर नहीं होता है जब तक आप उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि जिस समय आप यहाँ लवली सिंह यूनिवर्सिटी से जब अमेरिका में गए हुए थे, और हमने जहाँ तक जानकारी है कि आपका उस समय वीज़ा वगैरह सब एक्सपायर हो गया था, उसके बाद फिर आपने इतने रिस्क, इतना जोखिम क्यों लिया कि मुझे अमेरिका में ही बसना है? इतना जोखिम? जब शुरू से मेरा ये प्रयास था कि मैं बाहर निकलूं, और जब आपको कानूनी जानकारी हो तो लोगों के लिए ये बड़ा होता है। मैंने भी कई बार सुना कि आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया था, आपके साथ ऐसा हो गया था। जब आपको कानूनी जानकारी हो और देश की नियम कानून कायदे आपको पता हो तो आपको बड़ी आसानी हो जाती है। और मेरे साथ ये था कि मुझे वहाँ के सारे कानून वगैरह, जब मैंने जाने का निर्णय किया कि मुझे कहीं जाना है तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊं और या यूएस जाऊं। तो मैंने यूएस का रुख किया और उसके पहले वहाँ की क्या कानूनी प्रक्रिया है, कैसे मैं वहाँ पे नागरिक बन सकता हूँ, क्या कैसे वहाँ की पद्धति है, तो उसको मैंने स्टडी किया पूरा। मतलब आपके दिमाग में अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया, ये 2 आइडिया थे आपको जहाँ जाना था। हाँ जी। उसके लिए आपने पहले से ही कानूनी प्रक्रिया वगैरह की समझ विकसित कर ली थी, जैसा कि आप कह रहे हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि एक ऐसे देश में जाना जहां पर ऑलरेडी प्रवासी संकट चल रहा है, अवैध प्रवासियों की समस्या है और मैक्सिको से लेकर कनाडा की सीमाएं सील कर दी गई हैं। हालांकि ये समस्या तो बहुत जटिल थी वहां, और यहाँ के लोगों को जो वीज़ा दिया जा रहा था H1B वीज़ा, उसको लेकर भी एक समस्या भारत के साथ हमेशा से रही हैं। तो ऐसा आपको नहीं लगा कि हम अमेरिका ही क्यों? एक्चुअली जब आप अपना एक उद्देश्य बना लेना और आप उद्देश्य की प्राप्ति की ओर लग जाएं तो आपके लिए रास्ते आसान होते जाते हैं। अगर आप यहाँ बैठकर केवल ये डिसाइड कर लें, नहीं आप नेगेटिविटी सोचेंगे ना,
कि नहीं मैं पहले जाऊंगा फिर जैसा हो जाएगा, फिर उधर पे तो ऐसा होता है, फिर वैसा होता है, तो वह आदमी कभी भी 2 कदम नहीं चल पाता है। आप मंजिल की ओर चलिए, कदम बढ़ाइए, रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। ये बात तो आप एकदम सच कहे हैं कि अगर आप मंजिल का सिर्फ ख्याल करते रहेंगे तो वो मंजिल कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि ख्याल में खोए रहने वाले लोग कभी मंजिल तक पहुंचते ही नहीं हैं। और अगर आपको मंजिल की ओर बढ़ना है तो आप एक कदम तो बढ़ाइए, रास्ता अपने आप दिखता जाएगा। लेकिन एक सबसे ज़रूरी बात जो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब आप जिस समय यहाँ ट्रिप पर गए हुए थे, शायद 1 महीने की ट्रिप थी आपकी, जी। उस समय हम लोग बहुत छोटे थे, तो हम लोगों ने ये सुना कि अब वहाँ आपके साथ ये घटनाएं होंगी, पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी, इस तरह की कुछ चीज़ें, क्योंकि छोटे थे तो हमको इतना आइडिया तो था नहीं। तो आपके साथ रियल में हुआ क्या वहाँ उस दौरान? एक्चुअली 50 मुंह और 50 बातें, और जिस तरह के शहर से हम लोग आते हैं, जो लोग कभी बाहर झांसी इलाहाबाद अकेले नहीं गए वो लोग अमेरिका के बारे में बातें सलाह मेरे घर पे आके देते थे कि अब तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जबकि मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई, कभी मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कानूनी रास्ता था जो मैंने इख्तियार किया, और मुझे वहाँ की सिटीजनशिप लेने के लिए जो जो आवश्यकताएं थी वो मैंने पूर्ण करके और अपना वहाँ के निवासी बनने के लिए। हमको एक बात और सुनने को मिली थी कि आप तकरीबन 6 महीने सिर्फ एक छोटे से कमरे में ही सिमट कर रहे, आप घर से बाहर नहीं जाते थे, आप एक तरह से जिसको कहते हैं अंडरग्राउंड हो जाना, उस तरह से रहते थे एकदम, ऐसा कुछ था क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली मैं वहाँ जॉब करने नहीं गया था, मेरा प्रयास था कि मैं वहाँ पर व्यापार करूँ, क्योंकि जब मैं पंजाब गया और वहाँ पे मैंने लोगों को देखा तो ये हुआ कि व्यापार ज़्यादा अच्छा है बजाय नौकरी के। तो अब जब सीमित साधन थे, सीमित संसाधन थे और लक्ष्य बड़ा था, तो जब आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल आप उस पर ध्यान दें, अगर मैं बाहर रहता, कई लोगों से मिलता जुलता, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने लक्ष्य से भटक जाऊंगा। तो मुझे केवल ये था कि मैंने वहाँ पे एक कमरे में रह के, 1 कमरे का मेरा मकान था, और वहाँ रहकर मुझे ये था कि बस मैं अपने काम पर और घर पर, बस इससे ज़्यादा नहीं। लिमिटेड मेरे मित्र थे, 1 या 2, जिनसे मेरा उठना बैठना या जो भी चर्चाएं होती थी बस होती थी। और मुझे ये था कि कई तरह के लोगों के चक्कर में फंस के कहीं मैं कुछ गलत कदम ना उठा लूं, क्योंकि सलाह देने वाले आपको कई होते हैं, लेकिन जब आपको रास्ता पता होता है तो फिर आपको सलाह नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सलाह तो आपको वो भी कहते हैं ना, इंडिया में फ्री में मांगने में सलाह मिलती है। वही कहा भी जाता है कि सलाह देने वाले मुंह तो बहुत होते हैं, लेकिन समर्थन देने वाले हाथ पता नहीं क्यों अपंग दिखाई देते हैं। और इसी प्रकार से एक और बात कही जाती है मुकद्दर को लेकर कि तेरी तस्वीर को निहारता रहता हूँ, ऐ मुकद्दर मैं तुझसे हारता रहता हूँ, ऐ मुकद्दर मैं तुझसे हारता रहता हूँ। तो क्या ऐसा कुछ था कि आपकी तकदीर ने कभी साथ ना दिया हो? नहीं, मुझे ये था कि तबीयत से पत्थर उछालो, आसमान में सुराख होकर रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो आपको चुनौतियां क्या क्या फेस करनी पड़ी? शुरुआती समय आपका कैसा था? क्योंकि आप किसी अनजान शहर में, अगर मान लीजिए हम ही यहाँ कहें महोबा से अगर हम इलाहाबाद जाते हैं, तो इलाहाबाद एक अनजान शहर अगर हमारे लिए है, तो वहाँ रूम ढूंढना या वहाँ पर सेटल होना बहुत एक चुनौतीपूर्ण काम होता है। और ख़ासकर जब मोह माया लगी होती है, आपके घर परिवार के लोग, उनकी चिंताएँ, उनकी यादें, ये सब चीज़ें आपको लगी होती हैं, तो ऐसे में तो आप प्रयागराज तक में सेटल नहीं हो पाते हैं। आप तो यूएस में जाकर सेटल हुए थे, जब आपको पता था कि मैं इतना रिस्क में रह रहा हूँ कि रातों रात अगर मुझे जाना पड़ा तो वापस भी नहीं जा पाऊँगा। तो क्या था आपके चैलेंजेस वहाँ पर? चैलेंजेस ऐसे तो मैं कहूँगा कोई खास चैलेंज नहीं होते। सबसे पहला होता है आर्थिक, कि आप इतने बड़े देश में जा रहे हैं और वहाँ का जो मिनिमम खर्च है वो यहाँ पे एक अच्छे खासे घर की जो पूरी इनकम है उससे ज़्यादा वहाँ का मिनिमम खर्च होता है। तो सबसे पहले मेरे पास आर्थिक चैलेंज था। दूसरा फिर वहाँ पे रहना, वहाँ की, क्योंकि मेरी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं थी। एक्चुअल में जो इंग्लिश हम यहाँ पर बोलते हैं और वहाँ की इंग्लिश में बड़ा फ़र्क है, लेकिन चैलेंजेस को स्वीकार किया, लक्ष्य से भटका नहीं। और सबसे पहला होता है कि आप अपनी परेशानियाँ उससे डिस्कस कीजिए जिससे आपको मदद मिलने की संभावना हो। तो मैंने कभी अपनी परेशानियाँ अपने घर पे इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो उसमें कुछ मदद तो नहीं कर सकते थे, लेकिन क्या होता, परेशान अलग हो जाते। तो मैं किसी की परेशानी का कारण नहीं बनना चाहता। इसको लेकर 2 पंक्तियाँ याद आती हैं। ऐ खुदा मुझे यार तो 1000 मिले, ऐ खुदा मुझे यार तो 1000 मिले, पर कमबख्त किस्मत खराब थी गद्दार मिले। ये कुछ होता है इस तरह का कि आप फ़ोन उठाया आपने और पता पड़ा वहाँ से कोई फ़ोन ही रिसीव नहीं कर रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरा एक मानना है कि इतनी रंग बिरंगी दुनिया, इतने रंग बिरंगे साए, हमसे पूछो इतने अनुभव, एक कंठ से कैसे वाह गाए। वाह, क्या बात है। मिले पराए पन से अपने पन से मिले पराए, हमसे पूछो इतने अनुभव, एक कंठ से कैसे गाए।
तो जीवन का अनुभव है। ये यूं ही नहीं निखार आता है, इसके लिए बड़ा परिश्रम, बड़ी तपस्या, बड़ी शिद्दत लगी होती है। 15 वर्षों में इन्होंने जो अचीव किया है, जो हासिल किया है, आज हम उसको तो देख पा रहे हैं, लेकिन उन 15 वर्षों में इन्होंने मेहनत कितनी की है ये शायद हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, कभी जान नहीं सकते हैं। क्योंकि एक अनजान शहर में जब आप जाते हैं तो आप छोटी छोटी परेशानियों में विचलित हो जाते हैं। आपको लगता है अब क्या होगा, कौन मेरी मदद करेगा। और एक व्यक्ति यहाँ से एक छोटे से शहर से एक इतने बड़े देश की ओर रुख करता है, और वो भी एक अनजान देश में, जहाँ कोई अपना नहीं है, किसी से कोई मांगने की उम्मीद नहीं है या मिलने की उम्मीद नहीं है, फिर भी आप वहाँ लगे हुए हैं। सिर्फ ऊपर वाले पर भरोसा है और अपने आप पर। तो आपने अपने आप पर कितना भरोसा किया? ऐसा है, मेरी मातृभूमि भारत है, और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि एशिया के हम परिंदे, आसमां है जद हमारी, जानते हैं चांद सूरज, जिद हमारी जद हमारी। तो अपनी जिद में ठान ली और जिद थी। और हमने देखा है कि लोग छोटी छोटी जगह, मान लीजिए महोबा से निकलकर मुंबई या फिर प्रयागराज पहुंच जाते हैं, तो अपनी भाषाओं का विलोपन कर देते हैं। वो अपनी बुंदेलखंडी भाषा को, मान लीजिए, एक ऐसा नेगेटिव फैक्ट के रूप में देखते हैं कि मैं ये बोलूँगा तो मेरी इंसल्ट होगी। लेकिन हम देखते हैं कि आपने अमेरिका में ना सिर्फ खुद आप बुंदेलखंडी बोलते हैं, बल्कि अपने बच्चों को भी परवरिश जो दे रहे हैं उसमें बुंदेलखंडी का अच्छा खासा योगदान है। तो आप अपनी भाषा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो अपनी मातृभूमि और मातृभाषा और माता पिता इनको भूल गया, उसकी तरक्की तो संभव है ही नहीं किसी भी प्रकार से। तो सबसे पहले माता पिता, मातृभूमि, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। बिल्कुल बिल्कुल तो सही बात है। हम अपनी मातृभाषा को कभी नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल, हमारी मातृभूमि, हमारी मातृभाषा और माता पिता ये स्वर्ग से भी सुंदर है, क्योंकि ये जिस जगह पर होते हैं स्वर्ग असली वहीं पर होता है। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने वहाँ एक बिजनेस का एम्पायर खड़ा किया है जी। और चूंकि अमेरिका के बारे में हम लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और पूर्ण रूप से कैपिटलिस्टिक कंट्री है। यानी कि वहाँ पर आपको फ्री में कुछ नहीं है, आपके पास पैसे हैं तो आप सुई से लेकर जहाज़ तक सब खरीद सकते हैं, सब कुछ। तो ऐसी स्थिति में आपको सपोर्ट किस रूप में मिला? आपने आर्थिक रूप से अपने आप को कैसे सर्वाइव किया वहाँ? एक्चुअली मेरा एक सिद्धांत था कि जितनी चादर है उतने पैर पसारने। तो जब स्टार्टिंग में मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं कहीं जॉब कर लूँ और या व्यापार की ओर रुख करूँ। तो व्यापार सीखना, क्योंकि वहाँ के व्यापार अलग हैं। तो मैंने क्या किया कि जिस व्यापार को मेरे करने का मन था, जैसे मेरा रेस्टोरेंट करने का मन था या स्टोर करने का मन था, तो मैंने वहाँ पे छोटे से क्लर्क के रूप में उनके पास 6 महीने काम किया। उनको ये नहीं बताया कि मेरा सिद्धांत या मेरा उद्देश्य इसको यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पर कोई शरणार्थी आता है या अवैध प्रवासी आता है, उनको काम मिल जाता है आसानी से किसी रेस्टोरेंट में कम सैलरी पर जैसे तैसे, तो क्या ये लूप होल्स वहाँ पर भी है? जैसे आपने कहा कि मुझे 6 महीने काम करना था, तो आपने अपनी आइडेंटिटी बताई थी उनको? हाँ, बिल्कुल बताई थी। और ये भी बताया होगा कि वीज़ा मेरा एक्सपायर हो गया है? नहीं, वीज़ा एक्चुअली मेरी कानूनी प्रक्रिया चल रही थी, केस मेरा चल रहा था सिटीजनशिप के लिए। और जब आप वहाँ पे सिटीजनशिप के लिए केस लगाते हैं तो वो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं। उसमें एक होता है कि वर्क परमिट। आप चक्कर क्या है कि यहाँ पे हम लोग इतना अपने मन से गैस कर लेते हैं जिसकी हमें जानकारी नहीं। अमेरिका में क्या है कि जब आप वहाँ रहना चाहते हैं तो आपको अप्लाई करना पड़ता है उसके लिए। और मेरा U1 U2 वीज़ा मैंने अप्लाई किया, तो U1 वीज़ा में आपको वर्क परमिट मिल गया, तो आप केवल वहाँ पर काम कर सकते हैं। आप जिस क्षेत्र में चाहें उस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। तो मैंने बजाय अपनी डिग्रियों के यूज़ करने के बजाय मैंने छोटे से क्लर्क के रूप में काम करना पसंद किया, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही व्यापार करना था। तो मैंने जिस स्टोर पे काम किया वहाँ पे मैंने केवल इसलिए काम किया कि मैं पूरा सीख जाऊँ, और वही हुआ मेरे साथ में। मैं और मेरा मित्र दोनों लोगों ने 6 महीने जी तोड़ मेहनत की और पूरा व्यापार को किया कैसे जाता है। और उसके बाद हम लोगों ने पैसे इकट्ठे किए और वो स्टोर ख़रीदा। जैसा कि आपने अभी कहा कि जिसका मुंह वो अपनी अलग बात करता है, और जिसने जो कुछ नहीं देखा उसके बारे में और अधिक कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है, यही हमारा भारत है। इसलिए उनके बारे में ये कहा जाता है कि जो लोग ख्यालों में खोए रहते हैं, यकीन मानिए वो अक्सर ज़िंदगी में सोए रहते हैं, और ऐसे सोए लोगों की बातों में ही हमारा देश चल रहा है। हाँ जी। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे कि US कल्चर भी ये कहता है कि आप इतना पढ़ लीजिए कि आप कैपेबल बनने लायक हो जाएं, आप काम करने लगिए। एक यहाँ पर 25-30 साल का व्यक्ति भी कुछ नहीं करता है, और वहाँ 12-15 साल में ही लोग सोचने लगते हैं, आइडियाज़ लाने लगते हैं, काम करने लगते हैं। तो ये कल्चर आप कैसे यहाँ से अलग देख पा रहे हैं वहाँ पर? यहाँ पे क्या है कि हिंदुस्तान में मैं देखता हूँ परिवार में एक व्यक्ति कमाने वाला है और बाकी सारे बैठकर खाने वाले हैं। तो उसमें क्या है, बच्चों को
पैसे के प्रति उनको ये नहीं वैल्यू नहीं पता होती कि पैसे की वैल्यू क्या है। और जब वहाँ यूएस में क्या होता है कि आप 16 साल के हुए या 18 साल के हुए तो माता पिता आपको बता देते कि पैसे की वैल्यू क्या है, आप बेटे जाओ खुद कमाओ, थोड़ा स्ट्रगल करो। क्या हमारे यहाँ जैसा हो जाता है कि सरकार राशन दे देती है, आपको सुविधाएं दे देती है, उसके बाद एक व्यक्ति काम करता है, पूरा परिवार बैठकर खाता है? हाँ जी। क्या वहाँ ऐसे सरवाइव कर सकते हैं कि एक परिवार में 5 सदस्य हैं, एक व्यक्ति अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहा है, उसके बाद सब बैठकर खा रहे हैं? कर सकते हैं, क्या करते हैं? हाँ करते हैं, कई लोग करते हैं और कर भी सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा ऐसा करने वालों की संख्या मुश्किल से 5% होगी। बाकी सभी, अगर व्यक्ति व्यापार में है तो उसके पुत्र उसके व्यापार में मदद करने लगते हैं, और अगर जॉब में है तो वो कहते हैं कि अब थोड़ी छोटी मोटी ही जॉब कर लें कि अपना खर्चा खुद निकाल सकें। अब हम आपसे आते हैं एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन पर। इसको लेकर कहा जाता है कि हमारा देश तरक्की इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ मूल समस्या ये है ब्रेन ड्रेन की। पढ़ा लिखा आपने यहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण की, यहाँ आपका विकास हुआ, उसके बाद आप किसी अन्य कंट्री में सेटल हो जाते हैं, तो इससे हमारे देश को क्या मिला? हमारे देश को बहुत कुछ मिल रहा है। हम लोग वहाँ से, अब आप यही है कि लोगों को जानकारी नहीं है, यूएस से इंडिया में इतना पैसा ट्रांसफ़र होता है, इतना पैसा ट्रांसफ़र होता है जी। हम आपको बताना चाहेंगे जिसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट रेमिटेंस, यानी जो विदेश में हमारे लोग रहते हैं वो यहाँ भारत में रुपए भेजते हैं। इस मामले में पूरे दुनिया में भारत सबसे आगे है। हाँ जी। तो वो यहाँ पर आता है, उसका किस रूप में यूटिलाइज होता है? अब वो यहाँ पर आता है, यहाँ यूज़ होता है, यहाँ के लोगों को उससे रोज़गार मिलता है, ठीक है। लेकिन एक स्वस्थ मस्तिष्क तो हमारे देश में नहीं रह पाते हैं, उसके पीछे क्या कहेंगे आप? उसके पीछे अब देखिए, ऐसा है कि वो इतना ख़राब इशू है कि उसको कोई टच करना नहीं चाहता। सारी राजनीतिक पार्टियां, सारे राजनीतिक लोग उसमें हाथ लगाने से डरते हैं, और वह है, मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आता, बिल्कुल बिल्कुल। और इनकी सांसें सूख जाती है इस बात में बात करने की। रिजर्वेशन, ये बात सच आपने कहा है। रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा है, ऐसा घाव है, ऐसा जख्म है जो नासूर बन चुका है। इस पर अगर आप हाथ रख देंगे तो न जाने कितने लोग बिलबिला उठते हैं। सरकारें उजड़ जाएंगी, सरकारें भी उजड़ जाती हैं, क्योंकि जब भी हमने देखा रिजर्वेशन में, हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं, हम रिजर्वेशन के राजनीतिकरण के खिलाफ हैं। राजनीतिक पार्टियां जिसको लेकर राजनीति करती हैं या सत्ता में आना चाहती हैं, वो हमारे यहाँ ट्रेजेडी बना हुआ है। ये बात सच है, हालांकि एक अलग इशू है, लेकिन फिर से हम अपने आप को ट्रैक पर लाना चाहेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि बेसिकली जो वीआईपी कल्चर आपको यहाँ दिखाई देता है कि एक विधायक हो गया, एक प्रधान हो गया, उसका पूरा परिवार बैठकर खा रहा है, सुविधाएं ले रहे हैं वीआईपी, क्या ऐसा वहाँ कुछ देखा जाता है? नहीं, वहाँ पे अब तो यहाँ मैं दोबारा आया हूँ तो बहुत कम देखने को मिला है। जब मैं यहाँ से गया था तब विधायक और सांसद निकलते थे तो उनके पास 10-10 गाड़ियाँ, स्कूटर और वीआईपी कल्चर था। अब उसमें काफ़ी सुधार है, इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया हुआ इसके ऊपर, और वहाँ पे तो वीआईपी कल्चर बिल्कुल नहीं है। केवल उन लोगों की सुरक्षा होती है जिनको कोई खतरा होता है, वो अपना दिखावा करने के लिए सुरक्षा गार्ड लेकर नहीं घूमते। और आपको विधायक सांसद ऐसे मिल जाएंगे स्टोरों में सब्जी, खुद की सब्जी खरीदते हुए, खुद के काम करते हुए। हम यूएस के प्रेसिडेंट का थोड़ा सा इतिहास देख रहे थे, उसमें हमको देखने को मिला कि कोई भी यंग प्रेसिडेंट नहीं है। ऐसा मतलब हमारे देश में युवा राजनीति की ओर प्रेरित होते हैं, कहीं किसी पद पर, कहीं किसी संगठन से जुड़े हुए, लेकिन वहाँ पर एक कल्चर नहीं दिखाई देता है। ऐसा क्यों? आप हिंदुस्तान में कोई मुझे युवा प्रधानमंत्री बता दीजिए। युवा प्रधानमंत्री तो नहीं, लेकिन हाँ, राजीव गांधी फिर भी काफ़ी यंग थे जैसे एज में उन्होंने। क्या वो जीत के आए थे? नहीं, अब ये अलग मुद्दा हो जाता है कि वो जीत कर नहीं आए थे या फिर सहानुभूति के कारण वहाँ उनको सबसे ज़्यादा सीटें मिली हुई थी, लेकिन फिर भी जब तक आप में मेच्योरिटी नहीं आएगी, मैं भी इसके खिलाफ हूँ कि जो प्रधानमंत्री या देश के चलाने वाला है उसकी आयु एटलीस्ट 70 से नीचे, 70 वर्ष से नीचे होनी चाहिए। लेकिन अब क्या है कि राजनीति एक ऐसा विषय है कि जब तक आप में मेजोरिटी नहीं आएगी और आप उस पार्टी के जब तक उच्च शिखर तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक आपको वह पद नहीं मिलेगा, और उच्च शिखर तक पहुंचने में कम से कम 20 से 25 वर्ष लग जाते हैं। हम सोशल मीडिया पर एक्टिव भी रहते हैं और आप भी एक्टिव रहते हैं। आपके जब पोस्ट आते हैं तो काफ़ी खलबली मच जाती है। अक्सर देखते हैं कि आपके पोस्ट राजनीतिक मुद्दों पर होते हैं, यहाँ की समस्याओं को लेकर होते हैं। कई बार आप किसी पोस्टर पर चप्पल वगैरह भी लगाकर दिखाते हैं, ऐसा भी हमने देखा। तो किसी अन्य कंट्री में रहकर इस तरह का क्या मतलब, आप इसको कैसे बताएंगे, इसको क्या रूप देंगे इसको? ये देखिए, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है और यहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी बहुत कम है। लेकिन वहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप यूएस न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अगर मुझे आपका, लेकिन मैं क्रिटिसिज्म करूँगा मुद्दों पर। यहाँ पे मैं देखता हूँ मुद्दों पर क्रिटिसिज्म ना होकर एक नफ़रत का माहौल बन गया कि अगर मैं भाजपा को सपोर्ट करता हूँ तो
भाजपा को मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा और कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले कांग्रेस को क्रिटिसाइज़। जब तक आप अपने अंदर की कमियां नहीं देखेंगे तब तक आप उन कमियों को दूर ही नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कहा कि हमारे देश में राजनीतिकरण हर चीज़ का हो जाता है और ऐसी हमारी स्थिति है। हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है, लेकिन आपको अगर इतिहास की जानकारी हो तो हिंदुस्तान दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। बिल्कुल, वैदिक काल में सभा, समिति, विदत जैसी संस्थाएं हुआ करती थी जो भारत के लोकतांत्रिक होने का प्रमाण है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। मौर्य काल में भी ऐसी समितियां थी। ये दक्षिण भारत के इतिहास में भी अनेक प्रकार की ऐसी समितियां देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें आधुनिक भारत में, आधुनिक विश्व में अगर हम देखें तो भारत आप किस प्रकार से देख पा रहे हैं कि भारत किस रूप में उभर रहा है? क्योंकि यहाँ पर खबरें आती हैं कि अमेरिका में भारत की दहशत या भारत का खौफ, भारत के प्रधानमंत्री के पहुँचने पर ही पूरा अमेरिका एकदम, तो इस तरह की क्या चीज़ें रियल में होती हैं या फिर यहाँ पर दिखाई जाती हैं? देखिए, जिस देश की जितनी बड़ी इकोनॉमी, ये सब जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, ये सब व्यापार पर निर्भर करती है। आप अगर दुकान किए हैं, आप सोचिए एक दुकान है आपकी और मैं आपका सबसे बड़ा ग्राहक हूँ और एक व्यक्ति आपके पास केवल 2 रुपये का सामान लेने आ रहा है और मैं आपका बड़ा ग्राहक हूँ, तो आप मेरे लिए उठकर खड़े भी होंगे, मेरा सम्मान भी करेंगे। और किसी भी राष्ट्र का, अगर जियो पॉलिटिक्स में आप जाएंगे, कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र का मित्र, परमानेंट मित्र या परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। बिल्कुल, जैसा कि हमने कहा भी था कि जियो पॉलिटिक्स में न तो परमानेंट मित्र होते हैं, न ही परमानेंट शत्रु होते हैं। समय, देश काल, परिस्थितियों के हिसाब से संबंध लगातार बदलते रहते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि अमेरिका पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा पूंजीवाद का देश है तो पूंजीवादी देश अमेरिका बड़े मार्केट की ओर जाएंगे और इस समय भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एक मार्केट है। तो ये बात तो सच है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने अमेरिका में जो बिजनेस किया था उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? कौन सा बिजनेस आपने शुरू किया? 6 महीने क्लर्क की नौकरी करने के बाद आप कहाँ तक पहुँचे? पहले मैंने वहाँ पर क्लर्क की नौकरी कर, एक्चुअली मेरा ध्यान था कि मैंने एक ग्रोसरी स्टोर खोलना है और वहाँ के स्टोर क्या होता है कि सारा कोई डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, तो वो सब कुछ वहाँ पे मिलता है। तो मैंने वहाँ पे रहकर और सारा कुछ कार्य सीखा और उसके बाद मैंने वह स्टोर खुद ख़रीदा और उसको चलाया। उसके बाद मैंने रेस्टोरेंट किया, इंडियन रेस्टोरेंट, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि हिंदुस्तानी खाना दुनिया में तीसरे नंबर पर है। बिल्कुल बिल्कुल। और अमेरिका में या किसी भी अन्य देशों में बहुत ही पसंद किया जाता है। तो मेरा ये था कि ये व्यापार अच्छा है, तो मैंने रेस्टोरेंट भी चलाया। उसके बाद 2019 में मैं वापस आया, 2018 में वापस आया और उसके बाद दोबारा मैंने जाके फिर मैंने और रिसर्च किया। जब वापस गया तो मुझे लगा कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस दुनिया में कहीं पे भी हो बहुत अच्छा बिजनेस है और मेरे कई मित्र इस बिज़नेस में थे, तो उन्होंने मुझे बैठकर सलाह दी कि ट्रांसपोर्ट का काम करिए और ये बहुत अच्छा मार्केट है। तो फिर मैंने ट्रांसपोर्ट। अमेरिका का एक महत्वपूर्ण शहर है न्यूयॉर्क, जहां भारतीयों की आबादी लगभग 1 करोड़ है। 30 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ सिर्फ भारतीय। लेकिन आपने न्यूयॉर्क में रहना नहीं चुना, इसके पीछे कोई खास वजह है? आप शिकागो में जाकर शुरुआत में रहते हैं, उसके बाद वर्तमान में आप इंडियाना प्रांत में रहते हैं, तो इसके पीछे कोई खास वजह है आपकी? एक्चुअल में मैं अगर नौकरी कर रहा होता, H1B वीज़ा पे होता या IT सेक्टर में होता, तो शायद मैं न्यूयॉर्क चुनता। लेकिन जब आप व्यापार में होते हैं तो आपके लिए समय का बड़ा महत्व होता है और न्यूयॉर्क इतना बिजी शहर है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कहीं 4 घंटे लग जाएं, 5 घंटे लग जाएं और उसी हिसाब से कॉस्टली भी है। और मैं क्या हूं कि मेरा अपनी मानसिकता, व्यापार करने का तरीका बहुत अलग है। तो जो मकान मुझे न्यूयॉर्क में 1.5 मिलियन का मिलेगा, वही मकान मुझे इंडियाना में 3 लाख का मिल जाएगा। तो मैं 1 मिलियन एक्स्ट्रा क्यों दूं और उसके बाद भी मेरा समय व्यर्थ जाए। जैसा कि कहा भी जाता है कि अमेरिका में सोच ही आपकी पूंजीवादी हो जाती है या होती है, वो हम आप में भी देख पा रहे हैं कि जहाँ चीज़ें कम में मिलेंगी वहाँ पर हम रहेंगे और जहाँ ज़्यादा कमा सकेंगे वहाँ की ओर जाएंगे। ये चीज़ें आप बेसिकली बखूबी वहाँ कर रहे हैं। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, एक इमोशनली क्वेश्चन है कि एक लंबा समय आपने यूएस में दिया है, लगभग 10 वर्षों तक आप शायद भारत आए भी नहीं है एक भी दिन के लिए। तो ऐसे में हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ की यादें कैसे आपको रहती थी या फिर यहाँ का अटैचमेंट कैसे आपको प्रेरित करता, प्रभावित करता था, क्या था इसको लेकर? देखिए, पुराना समय जो होता था उसमें चिट्ठियाँ लिखते थे, बात नहीं हो पाती थी, या लैंडलाइन फ़ोन थे। अब ज़माना इतना आगे निकल गया है कि अब मुझे एहसास ही नहीं होता था कि मैं बाहर हूँ। दिन में 2 बार वीडियो कॉल कर ली, घर में सभी व्यक्तियों से संपर्क में था, मेरे भाई बहन, माता पिता, सबसे मैं संपर्क में रहता था और मेरा एक लक्ष्य था
कि मैं जब तक इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेता हूँ, मैं विचलित नहीं होऊंगा। मैं हर चीज़ त्याग दूंगा, लेकिन अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के बिना। वो वर्ष कौन सा था जिस वर्ष आप यहाँ से यूएस की ओर रुख किए थे? मैं 2009 में। तो आप 2009 में गए हुए थे और आज हम 2025 में बैठे हुए हैं। इस बीच में मात्र 2 बार शायद आपका आना हुआ है, एक बार अभी आए हुए हैं।